हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, किरचॉफ्स लॉज के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अब तक आपने 10th क्लास से लेकर अभी तक कुलदीप सर ने जो भी क्लासेस लिए हैं उसमें आपने बहुत तरह के इलेक्ट्रिकल सर्किट्स देखा और उन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में डिफरेंट ब्रांच में करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ अप्लाई करके एक गिवन रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ये सभी काम आपने किए ओम्स लॉ अप्लाई करते हुए। लेकिन ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होते हैं जिसमें ओम्स लॉ लगा करके आप ये सभी काम नहीं कर सकते इतनी आसानी से। जैसे यहाँ मैं एक नेटवर्क दिखा रहा हूँ आपको, इलेक्ट्रिकल सर्किट ABCDEF, ये एक नेटवर्क आपको दिख रहा होगा जिसमें 2 सेल्स हैं, 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं। अब डिफरेंट सेक्शंस में कुछ करंट भी फ्लो हो रहे होंगे। मान लो कि इस पोर्शन में, इस ब्रांच में I1 करंट पास कर रहा है, इस ब्रांच में I2 करंट फ्लो कर रहा है, इधर जो भी I1 प्लस I2 जो भी करंट फ्लो हो रहा है थ्रू दिस रेसिस्टर R3। यदि मैं पूछूं आपसे कि ओम्स लॉ अप्लाई करते हुए आप इन करंट की वैल्यूज़ को निकालिए, ओम्स लॉ अप्लाई करते हुए आप V=IR करके आप इन रेसिस्टर्स के क्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, तो ये काम आपके लिए इतना आसान नहीं होगा और आप नहीं कर सकते। ओम्स लॉ की मदद से ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो जहाँ ओम्स लॉ खत्म हो रहा है वहाँ से किरचॉफ्स लॉ स्टार्ट होता है, बस यूँ समझ लो। तो ये किरचॉफ्स लॉ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सॉल्व करने में आपकी काफ़ी मदद करेगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से, बहुत ठीक से समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब किरचॉफ्स लॉज बताने से पहले मैं कुछ टर्म्स डिफाइन कर दूँ आपको। तो पहला, जंक्शन क्या होता है किसी गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जैसा कि यहाँ पर हमने शो किया है। जंक्शन वो पॉइंट है जहाँ पर 3 या 3 से अधिक कंडक्टर्स जो है मीट कर रहे होते हैं, ज्वाइंड होते हैं, ठीक है। 3, ध्यान देना, 3, कुछ बुक्स में 2 लिखा हुआ है लेकिन मैं कह रहा हूँ 3 और मोर देन 3 कंडक्टर्स जहाँ ज्वाइन होते हो। अब तुम देखो इसी नेटवर्क में ये पॉइंट C है, C पॉइंट पर देखो एक कंडक्टर ये हो गया BC, ये DC हो गया, इधर से आपका CF पोर्शन हो गया जिसमें रेसिस्टर और एक सेल कनेक्टेड हैं। तो 3 टुकड़े हो गए, ये 3 कंडक्टर्स हो गए हैं जो यहाँ पर मिल रहे हैं एक पॉइंट पर, तो ये C पॉइंट जंक्शन कहलाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ एक पॉइंट पर देखो आप, इधर से एक कंडक्टर हो गया EF, AF, इधर से आपका CF, ये 3 का कनेक्शन है यहाँ पर, तो ये F पॉइंट भी क्या हुआ, जंक्शन कहलाएगा। हाँ, D पॉइंट जंक्शन नहीं कहलाएगा, क्यों, ये 2 कंडक्टर्स ही मिल रहे हैं यहाँ पर, 2 का ही कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, 2 ज्वाइन हो रहे हैं। B पॉइंट, E पॉइंट, A, D, ये सब जंक्शन नहीं कहलाएंगे, इनको नोड्स कह सकते हैं, इनको नोड्स कहा जाता है, नोड्स कहते हैं इनको, ठीक है। लेकिन ये जंक्शन नहीं कहलाएंगे। जंक्शन होने के लिए कम से कम 3 कंडक्टर का एक जगह मिलना जरूरी है। तो C और F जो है ये 2 जंक्शंस हमें इस गिवन नेटवर्क में ऑब्टेन हुए। तो समझ गए जंक्शन का मतलब। अब इसके बाद एक दूसरा टर्म है लूप और मेश, ठीक है। लूप और मेश का मतलब क्या होता है, एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज कॉल्ड लूप और मेश। कोई भी क्लोज्ड पाथ जो होगा, कंडक्टिंग पाथ इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वो जो है लूप या मेश कहलाता है। चलो इसी सर्किट को देखते हैं हम। तो तुम देखो DEFCD, ये क्लोज पाथ बना, ये क्लोज कंडक्टिंग पाथ हो गया, तो ये क्या हुआ, ये एक लूप हो गया, ठीक है। वैसे एक दूसरा लूप यहाँ पर देखो CFABC, एक दूसरा लूप बना, ठीक है। तो ये 2 लूप हो गए। चलो एक और लूप लेते हैं, ये पूरा का पूरा नेटवर्क ले लेते हैं, DEAVD, ये पूरा का पूरा, ये क्या हो गया, ये तीसरा क्लोज लूप हो गया। तो हम देखते हैं कि इस गिवन नेटवर्क में 3 क्लोज लूप्स हैं, देयर आर 3 क्लोज लूप्स जिनको हम मेश भी कहते हैं, ठीक है। तो आप जंक्शन का और लूप का मतलब आप समझ गए होंगे। दरअसल
किरचॉफ ने जो रूल्स दिए हैं उसमें एक रूल जंक्शन रूल है, दूसरा रूल लूप रूल कहलाता है, इसीलिए इनको डिफाइन करना, इनको समझाना मेरे लिए ज़रूरी था। अब हम किरचॉफ लॉज के बारे में जानते हैं। तो किरचॉफ ने दो रूल दिए, दो लॉज दिए। पहला लॉ की बात करते हैं। पहले लॉ में जो कि किरचॉफ जंक्शन रूल कहलाता है, ठीक है, और इसको हम केसीएल भी कहते हैं। केसीएल मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, किरचॉफ्स जंक्शन रूल या किरचॉफ्स करंट रूल, करंट लॉ, केसीएल, यही जो है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, ठीक है। समझते हैं कि ये क्या कहता है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट्स, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट्स एट एनी जंक्शन इज जीरो। अब जंक्शन तो मैंने बता दिया आपको। अब किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में उसके किसी जंक्शन पे द अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट्स जो होता है वो जीरो होता है, ठीक है। मतलब किसी जंक्शन पर जितने भी करंट्स आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, उन सभी करंट्स का अगर हम टोटल सम करें तो वो नेट सम जीरो होगा, ठीक है। ये कहा जा रहा है। मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस करने की बात करें तो हम कहेंगे कि समेशन ऑफ ऑल द करेंट्स, ध्यान देना, समेशन ऑफ ऑल आई का मतलब करेंट्स एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो किसी भी जंक्शन पे, चलो ये जंक्शन ले लें, ये जंक्शन ले लें, तो किसी भी जंक्शन पे आप क्या होगा कि ये तो देख लिए कि 3 या 3 से ज़्यादा कंडक्टर्स जो हैं वहाँ पर जुड़ रहे होंगे। तो कुछ कंडक्टर से होकर के करंट उस जंक्शन की तरफ आ रहा होगा, कुछ कंडक्टर से होकर के करंट जंक्शन से दूर बाहर की ओर जा रहा होगा, ठीक है। तो अगर जंक्शन की ओर अप्रोच करने वाले करंट्स को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो जंक्शन से दूर जाने वाले करंट को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन भी हम यूज़ करते हैं कि जंक्शन की तरफ आने वाले सभी करंट्स को हम पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। ये एक साइन कन्वेंशन है जो एज्यूम किया जाता है। और जंक्शन से दूर बाहर निकलने वाले कुछ ब्रांच से जो करंट्स बाहर जा रहे होंगे उन लिविंग करंट्स को हम निगेटिव शो करते हैं, ठीक है। तो मान लो कि एक जंक्शन है, अब ये मैं सर्किट के एक जंक्शन को अलग से करके दिखा रहा हूँ। तो मान लो कि P एक जंक्शन हुआ, इस जंक्शन पे पूरा नेटवर्क नहीं दिखाया जा रहा है, सिर्फ एक जंक्शन में शो कर रहा हूँ। इस जंक्शन पे मान लो कि 5 कंडक्टर्स हैं जो आकर के जुड़ रहे हैं। अब इन 5 कंडक्टर्स में 3 कंडक्टर्स ऐसे हैं, ये वाला कंडक्टर जिसमें I1 करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है, ये दूसरा कंडक्टर जिसमें I2 करंट टुवर्ड्स जंक्शन आ रहा है, अप्रोच कर रहा है, ये तीसरा कंडक्टर है जिसमें I3 करंट फ्लो करके ये जंक्शन की तरफ आ रहा है, ठीक है। लेकिन 2 कंडक्टर ऐसे हैं, ये वाला और ये वाला, ये 2 कंडक्टर्स ऐसे हैं जिनमें से I4 करंट जंक्शन को लीव कर रहा है, जंक्शन से दूर जा रहा है, ठीक है। और इस 5वें ब्रांच से होकर, 5वें कंडक्टर से होकर भी करंट जो है जंक्शन से दूर जा रहा है। मान लो इसमें I5 करंट जो है जंक्शन से दूर जा रहा है, तो हम I1, I2 और I3 को पॉजिटिव ले लेंगे जैसा साइन कन्वेंशन कहता है, और I4 और I5 को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो समेशन ऑफ ऑल करेंट्स कितना हो जाएगा? समेशन ऑफ ऑल करेंट्स इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो इन तीनों को हमने पॉजिटिव ले लिया, I4 और I5 को नेगेटिव लेते हुए हमने माइनस I4 माइनस I5 कर दिया। और जैसा कि हमारा ये जंक्शन रूल कहता है, समेशन ऑफ ऑल करेंट्स मस्ट बी इक्वल टू 0 एट एनी जंक्शन, तो हम कहेंगे कि दिस सम दैट इज I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आप देखो ये माइनस वाले दोनों जो टर्म्स है I4 और I5 को राइट हैंड साइड को अगर ट्रांसपोज कर दें, शिफ्ट कर दें, तो हमारा इक्वेशन बन जाता है I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। मतलब ये देखो I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या है? दिस इज द नेट इनकमिंग करंट, जंक्शन की तरफ आने वाले टोटल करंट की वैल्यू है ये। और I4 प्लस I5 क्या है? नेट आउट गोइंग करंट, लिविंग करंट है, ठीक है। तो हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि टोटल इनकमिंग करंट एट द जंक्शन P इज इक्वल टू टोटल आउट गोइंग करंट फ्रॉम द जंक्शन P।
समझ रहे हो बात? तो मैं रिपीट कर दूं, तो जंक्शन रूल क्या कहता है कि किसी भी जंक्शन पर किसी सर्किट में समेशन ऑफ ऑल करंट्स विल बी जीरो, और ये समेशन करते वक्त जो इनकमिंग करंट्स हैं उनको आप पॉजिटिव दिखाओगे और आउटगोइंग करंट्स को, जंक्शन से बाहर निकलने वाले करंट को नेगेटिव लोगे, और उसके बाद जो आपका एक इक्वेशन बनता है वो उसके अकॉर्डिंग कहता है कि टोटल इनकमिंग करंट एट द जंक्शन पी, अब पी पर आने वाले टोटल करंट की वैल्यू पी से निकलने वाले टोटल करंट की वैल्यू के सम के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये रहा आपका जंक्शन रूल। अब ये जो जंक्शन रूल या केसीएल जो है ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? तो ये केसीएल जो फर्स्ट लॉ है, दिस इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, ये कैसे, जरा इसको जस्टिफाई करते हैं, इसको समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो केसीएल जो फर्स्ट लॉ है, दिस इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। समझो कैसे। अब जंक्शन पर जब करंट आ रहे हैं कुछ कंडक्टर से होकर के करंट बाहर की ओर जा रहे हैं, तो पहले करंट का मतलब क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड करंट। हम I1 करंट अगर आ रहा है यहाँ जंक्शन पे इस कंडक्टर से, तो इसका मतलब कि I1 कूलम का चार्ज प्रति सेकंड यहाँ पहुँच रहा है, I2 कूलम चार्ज प्रति सेकंड यहाँ पहुँच रहा है, I3 कूलम चार्ज इस कंडक्टर से यहाँ पहुँच रहा है। ठीक है, तो नेट चार्ज पर सेकंड में कितना पहुँच रहे हैं? I1 प्लस I2 प्लस I3 कूलम के चार्ज जो है प्रति सेकंड यहाँ पहुँच रहे हैं जंक्शन पे। अगर I4 और I5 करंट्स जो है बाहर निकल रहे हैं इन फोर्थ एंड फिफ्थ कंडक्टर से, तो इसका मतलब ये हुआ कि I4 प्लस I5 कूलम के चार्ज प्रति सेकंड बाहर जा रहे हैं। मतलब जितना चार्ज आ रहा है जंक्शन पे, उतने ही एक गिवन टाइम इंटरवल में उतना ही चार्ज अदर कंडक्टर से होकर के बाहर निकल जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चार्ज न क्रिएट हो रहा है इस जंक्शन पर कहीं से, ये ना ही यहाँ पर कहीं डिपॉजिट हो रहा है, ना ही यहाँ पर कलेक्शन हो रहा है। तो चूंकि पॉइंट पी जो कि जंक्शन है, यहाँ न चार्ज का एक्यूमुलेशन हो रहा है, न चार्ज का प्रोडक्शन हो रहा है। टोटल चार्ज जितने आए यहाँ एक गिवन टाइम इंटरवल में, उतने ही चार्ज और सारे कंडक्टर से होकर के, जैसे इसमें देख रहे हो चौथे पांचों कंडक्टर से बाहर निकल गए। तो दिस इज टोटली इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो कि कहता है कि चार्ज न प्रोड्यूस होती है, न चार्ज बर्बाद होती है, न डिस्ट्रॉय होती है, न क्रिएट होती है। ठीक है, और ऐसा हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो दिस फर्स्ट लॉ इज टोटली बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। समझ गए? तो इस बात का ख्याल रखना, जब भी किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट को हम सॉल्व करेंगे तो उस समय हम देखेंगे कि जंक्शन पे टोटल इनकमिंग करंट की वैल्यू टोटल आउटगोइंग करंट के इक्वल दिखानी होगी, हमें इसका ख्याल रखना होगा। ठीक है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम में। अब किरचॉफ सेकेंड लॉ को समझते हैं, जो कि लूप रूल कहलाता है, और इसको केवीएल भी कहते हैं। दरअसल किरचॉफ वोल्टेज रूल भी कहलाता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहलाता है ये। तो ये जो सेकेंड लॉ है जो कि लूप रूल कहलाता है, चूंकि एक हम लूप में अप्लाई करते हैं इसको, इस लॉ को अभी जानेंगे कैसे, और इसको वोल्टेज लॉ कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहते हैं। तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं कहता क्या है। अराउंड एनी क्लोज लूप, किसी क्लोज लूप के अंदर, ये किसी जंक्शन पे नहीं अप्लाई होता है, किसी भी क्लोज लूप में अप्लाई होता है। लूप का मतलब अभी हमने समझाया है। किसी क्लोज लूप में, अराउंड एनी क्लोज लूप ऑफ ए नेटवर्क, द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल मस्ट बी जीरो। ठीक है, किसी क्लोज लूप में ऐसे बहुत जगह ऐसे होंगे जहां पर चेंज इन पोटेंशियल हो रहा होगा। ठीक है, तो कहता है कि सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस किसी क्लोज लूप में क्या होगा, वो जीरो होगा। इस बात को ऐसे कहें दूसरे तरीकों से, और द अलजेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ्स इन एनी लूप ऑफ ए सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ करंट्स एंड रेसिस्टेंसेस इन इट। ठीक है, या तो ये क्या कह रहा है कि किसी क्लोज लूप को पहले लें, उस क्लोज लूप में ऐसे बहुत साइड्स होंगे जहां पर पोटेंशियल चेंजेस की गुंजाइश होगी। जैसे चलो इसको समझो, मान लो कि हम एक लूप ले रहे हैं DEFCD, ये लूप हमने सेलेक्ट किया, और हम मान लो कि क्लॉकवाइज सेंस में ऐसे बढ़ रहे हैं, ऐसे D से E F होते हुए C से वापस D पर आ रहे हैं। तो इस लूप में ही देखो तुम अगर, तो
ये रेसिस्टर R3 है जिसमें I1 प्लस I2 करंट फ्लो हो रहा है, जिसकी दिशा ये है, D से E की ओर है। तो अगर मान लो कि ये दिशा सही है, डायरेक्शन करंट का सही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि D हायर पोटेंशियल पर होगा, E लोअर पोटेंशियल पर होगा, तभी करंट इस दिशा में फ्लो कर पा रहा है। यानी कि देयर विल बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन D एंड E, या यूं कहो देयर विल बी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर R3। तो R3 के से हो करके अगर करंट I1 प्लस I2 D2E फ्लो हो रहा है, तो इस रेसिस्टर के एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और इस रेसिस्टर का ये वाला टर्मिनल जो D से जुड़ रहा है हायर पोटेंशियल पे होगा, और ये दूसरा वाला छोर जो होगा जो E से जुड़ रहा है वो लोअर पोटेंशियल पे होगा। ठीक है, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ अराइज हुआ कि नहीं, और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी, तो जो भी करंट इसमें फ्लो हो रहा है I1 प्लस I2 इंटू R3 के बराबर होगी ओम्स लॉ से। ठीक है, तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो I और R का प्रोडक्ट कहने का मतलब यही है कि किसी रेसिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है या पोटेंशियल राइज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो I और R के प्रोडक्ट के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, तो तुम देख रहे हो कि इस रेसिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। फिर E से F की ओर हम आते हैं, यहाँ ना कोई रेसिस्टर है ना कोई सेल है, इसीलिए E और F के बीच कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो चलो यहाँ तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, लेकिन F और C के बीच एक सेल कनेक्टेड है जिसकी EMF E2 है, और एक रेसिस्टर R2 भी कनेक्टेड है। तो चलो मान लो कि इस रेसिस्टर R2 और सेल के बीच एक पॉइंट है G, तो चलो F से G की ओर बढ़े। ध्यान देना हम लूप में बढ़ रहे हैं, D से होकर E होते हुए F से होकर के अब वापस C से होकर के हम D जाना है हमें। अभी हमारी यात्रा जो है F से इस सेल के बॉडीज के अंदर से होकर के G तक की करने जा रहे हैं हम यात्रा। तो F से G की ओर जब जाओगे तो तुम देखो यहाँ पर इस पोर्शन में करंट I2 फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो पहले ये बताओ कि F जो है वो तो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और इसका जो G वाला पोर्शन है ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है। तो F से G की ओर जब जाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव मतलब लो पोटेंशियल, ये पॉजिटिव से G जो जुड़ रहा है हाई पोटेंशियल। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि इस सेल से होकर के गुजरने पर पोटेंशियल में राइज हो रहा है। तो पहला पोटेंशियल डिफरेंस तुमको D और E के बीच मिला था, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ था, पोटेंशियल D के मुकाबले पोटेंशियल E का कम था। लेकिन यहाँ पर तुम देख रहे हो कि E और F जिनके पोटेंशियल सेम है, इसके मुकाबले G पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये हम नेगेटिव टर्मिनल से इस सेल की बॉडी के अंदर से होकर के हम पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव कर रहे हैं। तो दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस वाला साइड ये मिला, तो दो जगह पोटेंशियल डिफरेंसेस हो गए। तो मान लो कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V1 है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V2 है। फिर देखते हैं G से अगर हम C की ओर आगे बढ़ें तो यहाँ भी करंट फ्लो हो रहा है, मान लो कि I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो इस रेसिस्टर से होकर के कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? दरअसल करंट अगर इधर फ्लो हो रहा है मान लो, तो G हायर पोटेंशियल पे होगा, C लोअर पोटेंशियल पे। तो फिर G से C की ओर जाने पर पोटेंशियल में गिरावट होगी, पोटेंशियल फॉल होगा, ड्रॉप होगा। ठीक है, और वो कितना होगा? I2 इंटू R2 के बराबर होगा। तो मान लो कि ये पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V3 के बराबर है। ठीक है, फिर C और D जो है सेम पोटेंशियल पे होंगे, क्योंकि बीच में ना कोई रेसिस्टर है ना कोई सेल है। तो इस तरह से ये लूप कंप्लीट हो गया। तो इस लूप में तुम देख रहे हो कि तीन ऐसे जगह हैं, तीन ऐसे साइड्स हैं जहां पर पोटेंशियल डिफरेंसेस, पोटेंशियल में चेंजेस आए हैं। D से E की ओर पोटेंशियल डिक्रीज हुआ है, F से G की ओर पोटेंशियल में राइज हुआ है, फिर G से C या D कह लो, इनके बीच पोटेंशियल में ड्रॉप हुआ है। और ये पोटेंशियल डिफरेंसेस क्या क्या है? तो यहाँ डेल्टा V1, यहाँ डेल्टा V2, यहाँ डेल्टा V3। तो ये जो लॉ कहता है कि ये सम ऑफ ऑल दिस पोटेंशियल डिफरेंसेस, यानी कि डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 प्लस डेल्टा V3, इन तीनों का सम क्या होगा? 0 होगा, जिसको मैथमेटिकली शॉर्ट हैंड फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा कि सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस इन ए क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। तो समझ गए होगे क्या कहना चाहता हूँ? अच्छा, अब इसमें से अभी हम जानेंगे कि साइन कन्वेंशन कैसे अप्लाई करेंगे। पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा तो उस चेंज इन पोटेंशियल को हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। जब पोटेंशियल राइज होगा तो उसमें हम चेंज इन पोटेंशियल को हम पॉजिटिव या नेगेटिव लेंगे, किस परिस्थिति में। ये अभी हम लोग साइन कन्वेंशन एक लर्न करेंगे, उसके बाद हम लोग सीख जाएंगे। लेकिन फिलहाल एक मोटा मोटी आप समझ गए होंगे कि एक क्लोज लूप में किरचॉफ्स लूप रूल अप्लाई कैसे करते हैं और कैसे सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस जो है वो 0 होगा। ठीक है, अब
ये जो सेकेंड रूल है जिसको KVL कहते हैं, इसका मैथमेटिकल फॉर्म, तो सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस इक्वल टू जीरो, ज़्यादा अच्छा होगा डेल्टा बी कहना मैथमेटिकली। सम ऑफ ऑल चेंजेस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो इन ए क्लोज लूप। अच्छा, अब तुम देख रहे हो कि किसी क्लोज लूप में कुछ सेल्स भी आ रहे हैं और रेसिस्टर्स आ रहे हैं। ध्यान देना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में इस चैप्टर में स्पेशली हमें दो ही चीज़ें मिलेंगी। किसी क्लोज लूप में कुछ सेल्स हो सकते हैं और कुछ रेसिस्टर्स होंगे, ठीक है, दो ही चीज़ें मिलेंगी आपको। तो जो भी सेल्स होंगे उन सब की EMF को अगर हम एक साइड लिखें, उन सब की EMF के समेशन को एक साइड हम लिखें, ठीक है, और सबके अंदर मौजूद जो रेसिस्टर्स हैं, उन रेसिस्टर्स से होकर के जो पोटेंशियल डिफरेंसेस हो रहे हैं करंट फ्लो होने के कारण, उन सभी पोटेंशियल डिफरेंसेस जो कि I और R के प्रोडक्ट के इक्वल होंगे, उन सभी I-R प्रोडक्ट के समेशन को अगर हम राइट हैंड साइड में लिखें तो हम किस रूप में लिखेंगे इसको? तो ये जो किरचॉफ्स लॉ है, सेकंड लॉ, इसका मैथमेटिकल फॉर्म ऐसा हो जाएगा, समेशन ऑफ ऑल EMFs इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल IR प्रोडक्ट्स। तो ध्यान देना, राइट हैंड साइड में सभी रेसिस्टर से होकर के जो करंट फ्लो हो रहे होंगे उनके अक्रॉस जो IR प्रोडक्ट होगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग उन सभी IR के समेशंस को एक जगह करेंगे, और एक साइड में हम जो भी सेल्स वगैरह इंक्लूड होंगे उन सब के EMFs को सम अप कर रहे होंगे। और ऐसा करते वक्त हमें कुछ साइन कन्वेंशन का ख्याल रखना होगा, वो अभी हम समझते हैं। तो मान लो कि किसी क्लोज लूप को हमने सेलेक्ट कर लिया, ध्यान देना, तो पहला रूल समझ लो, हम कुछ साइन कन्वेंशन यहाँ पर समझेंगे पहले, ताकि हम इस इक्वेशन नंबर 3 जो कि मैथमेटिकल फॉर्म है किरचॉफ सेकंड लॉ का, इसको अप्लाई कर सकें। ठीक है, ध्यान देना, इक्वेशन नंबर 2 के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं, ये साइन कन्वेंशन इक्वेशन नंबर 3 के लिए मैं बता रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 3 जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में सभी सेल्स के EMF के समेशन को लिखेंगे, राइट हैंड साइड में सभी रेसिस्टर से होकर के जो करंट और रेसिस्टेंस की प्रोडक्ट की वैल्यू होगी, उनके क्रॉस जो भी पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल राइजेस होंगे, उन सब IR प्रोडक्ट को, उनके समेशन को एक साइड में लिखेंगे राइट हैंड साइड में। तो इस फॉर्म में अगर हम इक्वेशन को हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसके लिए मैं साइन कन्वेंशन आपको बताने जा रहा हूं, जो कि इक्वेशन नंबर 3 के द्वारा लिखा जाएगा। ठीक है, तो इनके लिए साइन कन्वेंशन क्या है? तो पहला जो है, वी कैन टेक एनी डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एज द डायरेक्शन ऑफ रिवर्सल। ठीक है, जब आप किरचॉफ्स सेकंड लॉ अप्लाई करोगे किसी भी क्लोज्ड लूप के अंदर, तो आप वो क्लोज्ड लूप जो है किसी भी सेंस में ले सकते हो, क्लॉकवाइज सेंस में भी ले सकते हो या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ले लो, उससे इक्वेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और फाइनल रिजल्ट पर तो बिल्कुल ही नहीं। ठीक है, तो मान लो कि हमने एक क्लोज लूप लिया DEFC D, एक क्लोज लूप लिया, तो हमने इसको क्लॉकवाइज सेंस में ले लिया। हमने D से E की ओर चलेंगे, फिर F होते हुए G होते हुए C होते हुए वापस D को आएंगे। तो ये क्लोज लूप हमने सेलेक्ट किया और इस क्लोज लूप में हम जो है साइन कन्वेंशन का ख्याल रखते हुए किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करके इक्वेशंस लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3 के फॉर्म में। हम चाहें तो इसी लूप को ऐसे ले सकते थे, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में भी ले सकते थे, मतलब कि हमारी यात्रा जो है DCFED हो सकती थी। ठीक है, उल्टी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, उससे रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उससे इक्वेशंस जो है एज इट इज रहेंगे। ठीक है, अब एक दूसरा लूप देखो, ये CFABC आप ऐसे भी आ सकते हो क्लॉकवाइज सेंस में, अब चाहो तो CBAFC होकर के आ सकते हो। इसे फाइनल रिजल्ट जो भी हमारा आएगा करंट के लिए वैल्यूज, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और जो भी इक्वेशंस आएंगे उन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला साइन कन्वेंशन ये कहता है कि आप कोई भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेलेक्ट कर सकते हो एज यू विश, अपनी इच्छा अनुसार, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर, कोई दबाव नहीं है, आप फ्रीली जो है कोई भी डायरेक्शन सेलेक्ट कर सकते हो एज डायरेक्शन ऑफ रिवर्सल। ठीक है, दूसरा, आप मान लो कि एक बार आपने कोई एक जर्नी फिक्स कर ली कि आपको क्लॉकवाइज सेंस में जो है एक सर्टेन या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एक लूप को फॉलो करना है और आगे बढ़ना है। तो अब आपके रास्ते में कई सेल्स मिल सकते हैं, आपके रास्ते में रेसिस्टर्स मिलेंगे, जिसमें या तो रेसिस्टर में आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो सकते हो, या हो सकता है करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो सकता है सेल से होकर के आपकी यात्रा, जो रूट आपने सेलेक्ट किया है उसमें आप
सेल के बॉडी के अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की ओर बढ़ रहे हो उसके बॉडी के अंदर से होकर के, या सेल के बॉडी के अंदर आप उसके पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की ओर बढ़ रहे होते हो, ठीक है। तो किस परिस्थिति में सेल की ईएमएफ को पॉजिटिव लेंगे, कब हम ईएमएफ को नेगेटिव लेंगे, कब हम रेसिस्टर के क्रॉस आई और आर के प्रोडक्ट को पॉजिटिव लेंगे या उसकी आई आर प्रोडक्ट को नेगेटिव कंसीडर करेंगे, अब इससे रिलेटेड हम बात करते हैं। इससे रिलेटेड साइन कन्वेंशन को समझना जरूरी है। अब कहा जा रहा है कि मान लो कि आपने कोई रास्ता तय कर लिया कि इस रूट से हमें जाना है, इस सेंस में हमें आगे बढ़ना है, क्लोज लूप को कवर करना है, ठीक है। तो अगर रास्ते यदि आपने सेल से होकर के आप जा रहे हो, रास्ते में आपका सेल पड़ा और सेल के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर उसके बॉडी के अंदर होकर के आप जा रहे हो, जैसा यहाँ दिखलाया गया है, तो वैसी स्थिति में आपको सेल के टर्मिनल्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको उस सेल की ईएमएफ के बराबर लेना होगा, और जो कि पॉजिटिव लेंगे आप, यानी कि सेल के टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है, यदि आपकी यात्रा सेल के बॉडी के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर है, जैसे यहाँ दिखाया गया, तो V इज इक्वल टू प्लस ई लेंगे, प्लस ई इसकी जो ईएमएफ है। और यदि आपके रास्ते में सेल इस तरह से पड़ रहा है कि आपकी यात्रा जो है सेल के बॉडी के अंदर उसके पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर हो रही है, तो सेल के टर्मिनल्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको आप माइनस ई लेंगे। ध्यान देना, तो अगर सेल के बॉडी के अंदर आप जा रहे हो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो उसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो प्लस ई लिया जाएगा। और अगर आप सेल के अंदर यात्रा कर रहे हैं आप उसके बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट से होकर के पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, तो उसके क्रॉस जो वोल्टेज है उसको आपको माइनस ई लेना होगा, ठीक है। तो पहली बात तो हो गई कि आप किसी भी डायरेक्शन में जर्नी आप सेट कर सकते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आप लूप लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। लेकिन एक बार जो भी आपने रूट तय कर लिया, उस रूट में अगर कोई सेल आता है और उस सेल के अंदर आप नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, तो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को प्लस ई, और अगर बॉडी के अंदर पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं तो माइनस ई लेना होगा। अच्छा, तीसरी बात, ईएमएफ ऑफ ए सेल इज टेकन एज नेगेटिव। चलो ये बात भी हो गई, सेल के बॉडी के अंदर अगर आप पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं तो उसकी ईएमएफ को नेगेटिव लेना पड़ेगा। अच्छा, आईआर प्रोडक्ट के बारे में, आईआर प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव लिया जाएगा इफ द रेसिस्टर इज ट्रेवर्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ एज्यूम्ड करंट। आपने जो करंट की दिशा एज्यूम कर रखी है, ध्यान देना, आप हो सकता है कि करंट की डायरेक्शन जो एज्यूम किए हो वो गलत हो, ये भी हो सकता है, उसकी आप चिंता नहीं करना, आप सिर्फ परवाह करना कि जंक्शन रूल सही से आपने अप्लाई किया है कि नहीं। अगर जंक्शन रूल सही है, जैसे मैं ये कहना चाहता हूं कि मान लो कि यहां पर जैसे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है कि इस ब्रांच में करंट को I2 करंट इधर आते हुए दिखाया गया, इस ब्रांच से I1 करंट को इधर आते हुए दिखाया जा रहा है, यहां से I1 करंट पहुंच रहा है इस जंक्शन पे, I2 यहां से पहुंच रहा है, ठीक है। तो जंक्शन रूल कहता है कि यहां से जो करंट निकलेगा वो I1 प्लस I2 के बराबर होगा, और इस रेसिस्टर में I1 प्लस I2 करंट इधर क्यों जाएगा। हो सकता है कि आपने ये जो करंट, तो यहां पर सब कुछ हमें दिख रहा है कि जंक्शन रूल फॉलो होते हुए दिख रहा है, कोई जंक्शन रूल का वायलेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हो सकता है कि हमने जो डायरेक्शन करंट का एज्यूम किया है वो गलत हो, ठीक है। तो उससे आपको कोई परवाह नहीं है, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। अगर करंट का डायरेक्शन जो है गलत होगा तो फाइनल रिजल्ट अपने आप आई के लिए नेगेटिव आ जाएगा और आंसर जो है आपको सही कर देगा। तो आप सिर्फ जंक्शन रूल सही से फॉलो हो रहा हो इसकी परवाह कीजिएगा करंट डिस्ट्रीब्यूशन जंक्शन पे दिखाने के समय। तो ये कहा जा रहा है कि आई आर प्रोडक्ट, हो सकता है कि आपने जिस रेसिस्टर से होकर के करंट के डायरेक्शन शो किया है कि करंट यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, ठीक है, यानी कि जो भी डायरेक्शन एज्यूम कर रखा है अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल, जो आपने डायरेक्शन तय किया है, तो उस डायरेक्शन में, उस एज्यूम्ड करंट के डायरेक्शन में अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो रेसिस्टर के एक क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको आप, उसकी जो आई आर प्रोडक्ट है उसको आप पॉजिटिव लेंगे व्हाइल राइटिंग द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 के रूप में। जब आई आर प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में लिख रहे होगे तो वैसी स्थिति में आपको आई आर प्रोडक्ट को पॉजिटिव लेना होगा यदि आप एज्यूम्ड करंट के डायरेक्शन में होकर के रेसिस्टर से यात्रा कर रहे हैं। मतलब कि अगर इस रेसिस्टर में करंट इधर फ्लो कर रहा है, आपने भी जो डायरेक्शन सेट किया है, जो भी सेंस ऑफ मूवमेंट आपने जो तय किया है वो अगर वही है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो उस रेसिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को आपको
पॉजिटिव, उसकी IR प्रोडक्ट को पॉजिटिव लेंगे। और अगर आपकी मूवमेंट की दिशा, अगर आप जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वो करंट, एज्यूम्ड करंट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में है, जैसे कि करंट तो इधर आपने दिखलाया है और आप जो है सर्किट में इस तरह से आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, किसी ब्रांच में रेसिस्टर से होकर के, तो एज्यूम्ड करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इस रेसिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस शो करोगे, इसकी IR प्रोडक्ट को आपको निगेटिव शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ गए, ये सारे साइन कन्वेंशन है और इनकी मदद से अब हम एक काम करते हैं। इनकी मदद से जो सर्किट हमने यहाँ दिखलाया है, इस सर्किट में एक लूप सेलेक्ट करते हैं और उस लूप के लिए हम इस सेकेंड लॉ को और उसके करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3 के फॉर्म में जो था, उस रूप में हम इक्वेशन को लिखते हैं। तो चलो सेलेक्ट करते हैं। इन द सर्किट शोन अराउंड द लूप ABCDCFA लेते हैं। चलो ABCFA ये वाला लूप लेते हैं, ये वाला लूप सेलेक्ट करते हैं। इस लूप में हम किरचॉफ सेकेंड लॉ को अप्लाई करके इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। इक्वेशन नंबर 3 के फॉर्म में, एक साइड में सम ऑफ ऑल EMFs ऑफ द सेल्स, एक साइड में सम ऑफ ऑल IR प्रोडक्ट करेंगे और जो साइन कन्वेंशन सभी समझाया उसको फॉलो करते हुए। तो तुम देखो इसमें ABCFA में हम आगे जब बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले IR प्रोडक्ट के बारे में हम क्या लिखेंगे, तो चलो A से B की ओर बढ़ें, सेल्स का भी हिसाब छोड़ देते हैं, अभी सिर्फ IR प्रोडक्ट का हिसाब करते हैं। तो A से B की ओर हमने दिखलाया है कि करंट जो है इधर ही इसी डायरेक्शन में I1 मैग्नीट्यूड का फ्लो कर रहा है, इस रेसिस्टर से होकर के I1 करंट फ्लो कर रहा है, मतलब कि इस सेल की पॉजिटिव टर्मिनल से I1 करंट निकला और इस रेसिस्टर R1 से होकर के फ्लो कर रहा है। तो करंट हम भी बढ़ रहे हैं AB दिशा में ही, तो AB डायरेक्शन में हम भी बढ़ रहे हैं, उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो हो रहा है इस रेसिस्टर से होकर। तो अभी हमने आपको बतलाया कि IR प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव लिया जाएगा, मतलब इस रेसिस्टर के क्रॉस जो IR प्रोडक्ट होगा, मेरा मतलब I1 इंटू R1 वो पॉजिटिव लिया जाएगा। तो देखो I1 इंटू R1 हमने कर दिया एक जगह और इसको पॉजिटिव लेते हुए हमने लिख दिया। अब देखो आगे बढ़ने पर B और C के बीच तो कोई रेसिस्टर सेल कुछ है ही नहीं, फिर हम जिस क्लोज लूप में आगे बढ़ रहे हैं उसमें अब हमें C से F की ओर जाना है। जब हम C से F की ओर जाएंगे तो पहले C से G की ओर जब बढ़ रहे होंगे तो ये रेसिस्टर R2 मिला, इस रेसिस्टर R2 में हमने करंट की डायरेक्शन I2 जो है G2C दिखलाई है, FC डायरेक्शन में दिखलाई है, यानी कि हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं वो करंट की अपोजिट डायरेक्शन है। हम C to F जा रहे हैं, करंट F to C फ्लो कर रही है थ्रू दिस रेसिस्टर R2, यानी कि ऐसी स्थिति में यहाँ का IR प्रोडक्ट हमें क्या लेना होगा, मेरा मतलब I2 इंटू R2 हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर I2 और R2 के प्रोडक्ट को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो सम ऑफ ऑल IR प्रोडक्ट को कैसे लिखेंगे, ये सम ऑफ ऑल IR प्रोडक्ट जो हो गया आपका वो हो गया प्लस I1 R1 माइनस I2 R2, मान लो कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि इस लूप में अलजेब्रिक सम ऑफ EMFs की बात करते हैं, अलजेब्रिक सम ऑफ EMFs। तो इस लूप में जो ABCFA है, जिसमें A से B से होते हुए हम C से F होकर के यात्रा कंप्लीट कर रहे हैं, वापस A पर आ रहे हैं, तो रास्ते में दो सेल पड़ रहे हैं, एक सेल EMF E1 वैल्यू वाला और दूसरा सेल यहाँ पर आया है E2 EMF वाला। ठीक है, तो अभी इन दोनों सेल की EMFs के समेशन को एक साइड में हमें लिखना होगा। तो ऐसा करने के लिए हम फिर से वही साइन कन्वेंशन जो भी बतलाया कि हमारी यात्रा A से B की तरफ हो रही है, तो इस सेल के बॉडी के अंदर हमारी एंट्री जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल हो रही है, इसलिए इस सेल की EMF E1 को हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेल की EMF हमने क्या ले ली, E1 पॉजिटिव ले ली गई। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, अलजेब्रिक सम ऑफ द EMFs कर रहे हैं इस क्लोज लूप के लिए जो हमने सेलेक्ट किया है ABCFA के रूप में। तो E1 EMF जो है पॉजिटिव क्यों ली गई, क्लियर है। अब देखते हैं दूसरा सेल, अब ये यात्रा आगे बढ़ रही है, B से C की ओर गई, C से G होते हुए अब हम इस दूसरे सेल जिसकी EMF E2 है उसके बॉडी के अंदर हम G से F की ओर जा रहे हैं, और ऐसा करते वक्त हमारी यात्रा जो है सेल के बॉडी के अंदर सेल की इलेक्ट्रोलाइट से होकर के पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर हो रही है।
तो ऐसी स्थिति में मैंने अभी बताया साइन कन्वेंशन, इस सेल की ईएमएफ को हमें क्या करना होगा, E2 को नेगेटिव लेना होगा। तो सम ऑफ ऑल ईएमएफ्स करते वक्त E2 की वैल्यू हमें E2 का साइन नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ईएमएफ्स कितना हो गया, E1 माइनस E2 हो गया। मान लो कि ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन हमने बतलाया, ये अभी आपको किरचॉफ्स लॉ का ये मैथमेटिकल फॉर्म, सम ऑफ ऑल ईएमएफ्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आईआर प्रोडक्ट्स, ठीक है। इस रूप में अगर हम लिख दें तो सम ऑफ ऑल ईएमएफ्स एक जगह करो, सम ऑफ ऑल ईएमएफ्स E1 माइनस E2 एक जगह कर लिया हमने, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आईआर प्रोडक्ट। आईआर प्रोडक्ट हमारा I1 R1 माइनस I2 R2 आया है, इस तरह से हमने लिख लिया। इस तरह से हमारा तीसरा इक्वेशन तैयार हो गया। और ये इक्वेशन जो सिमिलरली ऑन अप्लाइंग KVL रूल टू क्लोज्ड पाथ CDEFC, जैसे हमने इक्वेशन नंबर 3 ऑब्टेन किया ABCFA में क्लोज लूप में, ये किरचॉफ सेकेंड रूल को अप्लाई करके अब हम क्या कर रहे हैं कि उस रूल को CDEFC क्लोज लूप में अप्लाई कर रहे हैं। CDEFC ये वाला क्लोज लूप हम लेते हैं। तो इस क्लोज लूप में अकेला EMF का सोर्स जो है वो ये सेल है जिसकी EMF वैल्यू E2 है, और जो पाथ हमने तय किया है ट्रेवल जर्नी का, उस पाथ में हम F से C की ओर बढ़ रहे हैं, इस सेल के नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, इसके बॉडी के अंदर हम। तो इसकी EMF जब ली जाएगी इक्वेशन लिखते वक्त, तो E2 को पॉजिटिव लिया जाएगा। और जब हम IR प्रोडक्ट लिखेंगे तो ध्यान देना, इस रेसिस्टर के एक क्रॉस हम जिस रूट से होकर के जर्नी ट्रेवल कर रहे हैं G2C की ओर, इसी डायरेक्शन में करंट का भी फ्लो हो रहा है। तो इस रेसिस्टर R2 के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लेंगे, IR का प्रोडक्ट लेंगे I2R2, उसको पॉजिटिव लिया जाएगा। तो I2R2 यहाँ पर पॉजिटिव लिया गया। और इस रेसिस्टर नंबर R3 से होकर के जिसमें करंट I1 प्लस I2 फ्लो हो रहा है, तो यहाँ भी हम करंट की दिशा में ही आगे बढ़ रहे हैं इस लूप को कंप्लीट करते हुए। तो जब हम इस रेसिस्टर से होकर के करंट की डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो इसके क्रॉस भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू I1 प्लस I2 इंटू R3 हो जाएगी। तो इक्वेशन हमारा बन गया सम ऑफ ऑल EMFs दैट इज E2 इज इक्वल टू I2R2 प्लस I1 प्लस I2 R3। और इस तरह से हमें एक फोर्थ इक्वेशन मिला। तो तुम देखो दो डिफरेंट लूप्स में, एक लूप ABCFA, उस लूप में जब हमने किरचॉफ सेकेंड रूल अप्लाई किया तो इक्वेशन नंबर 3 मिला, ठीक है। जब हमने इस KVL रूल को CDEFC क्लोज लूप में अप्लाई किया तो हमें इक्वेशन नंबर 4 मिला। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करें तो हम इन सभी करंट्स की वैल्यूज को ऑब्टेन कर लेंगे। I1 I2 की वैल्यू बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो भी गिवन प्रॉब्लम्स होंगे उसमें आपको ये EMF C1 E2, ये रेसिस्टेंसेस R1 R2 R3, ये सब कुछ आपको गिवन होंगे, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको ठीक से समझ में आएगा कि कैसे इन रूल्स को अप्लाई करके प्रॉब्लम्स में जो अननोन्स हैं उनको हम कैलकुलेट करते हैं। अब हम बात करते हैं KVL रूल जो है, ये जो किरचॉफ सेकेंड लॉ है, दिस इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैं ये समझाने जा रहा हूँ कि जैसे फर्स्ट लॉ जो था वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड था, तो ये जो सेकेंड रूल है दिस इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसको समझने से पहले एक बात बताओ आप लोग, ये जो रूल कह रहा है कि किसी क्लोज्ड सर्किट में या किसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के अंदर कोई क्लोज्ड लूप जो हम लें, तो उस क्लोज्ड लूप में सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस विल बी 0। तो इसी को जरा मैं एक अलग तरीके से आपको बता रहा हूँ जिसमें आपको बड़े आसानी से समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। चलो मान लो कि हमने एक लूप लिया ABCFA ले लिया, चलो ये वाला लूप कंसीडर कर रहे हैं ABCFA, इस लूप की ही बात करो। तो ये लूप देखो क्लोज हो रहा है, A से स्टार्ट होकर के A पर ही एंड हो रहा है। मतलब हम जहाँ से चले थे, जहाँ से हमने यात्रा शुरू करी थी, वापस हम वहीं आ जा रहे हैं। मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स सेम है। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि जहां से हम चले वहीं वापस आ गए, तो सेम पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, A और A के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम है। मतलब A से चलें और A पर ही पहुंच गए तो VAA क्या होगा, 0 होगा। अब ये जब 0 होगा तो देखो कैसे 0 होता है। VAA को हम ऐसे लिख सकते हैं VAB, VAA जब क्लोज लूप बनाते हुए आएंगे तो
ए बी प्लस भी बी सी प्लस भी सी एफ प्लस भी एफ ए प्लस, इस तरह से हमारा ये लूप क्लोज होगा। तो भी ए को हम लिख सकते हैं भी ए बी प्लस बी सी प्लस बी सी एफ प्लस बी एफ ए। तो भी ए बी को लिखोगे बी ए माइनस बी सी को लिखोगे प्लस बी माइनस बी सी एफ को लिखोगे बी सी माइनस वी एफ ए को लिखोगे वी एफ माइनस वी ए। तो तुम देखो ये वी ए कैंसिल हो गया, ये सभी टर्म्स कैंसिल होकर के जीरो हो जाते हैं। मतलब कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो तो उन सेम पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं होगा, जीरो होगा। और यही कारण है कि बीच रास्ते में जो भी पोटेंशियल डिफरेंसेस हुए हैं उन सभी का अलजेब्रिक सम जो है वो जीरो हो जाएगा, यानी कि ये रूल जो है ये होल्ड करेगा, जिसको हम सेकंड लॉ कहते हैं। अब सवाल है कि इसमें एनर्जी का चक्कर कहां से आ गया। ठीक है, तो पहले तो ये मत भूलो कि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जब हम कहते हैं तो ये खुद एक एनर्जी से इसका एसोसिएशन है। मान लो कि एक चार्ज जो है लो से हाई पोटेंशियल की ओर जा रहा है, तो लो से हाई पोटेंशियल की ओर ले जाने में वर्क करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम ऐसा कर पाएंगे। तो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क डन होता है। समझ रहे हो बात। यहां पर क्या हो रहा है कि एक क्लोज लूप में जब हम आगे बढ़ रहे हैं और लूप को कंप्लीट कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे साइड्स आ रहे हैं जहां पर चार्ज को लोड से हाई पोटेंशियल की ओर जाना पड़ता है, बहुत सारे साइड्स पर चार्ज जो है हाई से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। ठीक है, तो जहां जहां चार्ज लो टू हाई पोटेंशियल की ओर जा रहा है वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो कि +1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है पूरे सर्किट में किसी क्लोज लूप में, तो बीच रास्ते में जो है उसको लो से हाई पोटेंशियल की ओर जाना पड़ा। ठीक है, तो चार्ज को ऐसा करने के लिए जैसे मान लो कि बीच रास्ते में बैटरी आ गई, सेल आ गया, सेल के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर +1 कूलम के चार्ज को ले जाना है, तो क्या होना होगा, यहाँ एक्सटर्नल एजेंसी कोई होगी जो वर्क करेगी, जो एनर्जी सप्लाई करेगी। फिर किसी रेसिस्टर से होकर के मान लो कि वही चार्ज फ्लो कर गया और जिसकी वजह से करंट का फ्लो हुआ, और वो रेसिस्टर से होकर के जब करंट फ्लो हुआ तो करंट की डायरेक्शन में ही हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वहां जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है, वहां करंट फ्लो के कारण क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगी, और यहां पर वर्क जो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करेगी खुद ब खुद, यानी कि चार्ज ऑटोमेटिकली बाय इटसेल्फ जो है मूव कर जाएगी, फ्लो कर जाएगी फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो किसी रेसिस्टर के अक्रॉस ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस जब चार्ज का फ्लो हाई टू लो पोटेंशियल होता है तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के द्वारा वर्क किया जाता है पॉजिटिव चार्ज पर, उसके वो ऑटोमेटिक चार्ज फ्लो कर जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के कारण। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाले फोर्सेस के कारण। लेकिन जब चार्ज को हम उसी चार्ज को राउंड ट्रिप में जब हम लो से हाई पोटेंशियल की ओर लेकर जा रहे होते हैं तो किसी एक्सटर्नल सोर्स को वर्क करना पड़ेगा, कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी होगी जो वर्क करेगी, जो एनर्जी प्रोवाइड करेगी, और तब जाकर के लो से हाई पोटेंशियल की ओर चार्ज की सप्लाई हो पाती है, चार्ज का फ्लो हो पाता है। तो किसी राउंड ट्रिप में बहुत सारे साइड्स पर हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल जो है जो चार्ज है उसको फ्लो कराने के लिए बाहर से एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और बहुत सारे ऐसे साइड्स हैं जहां चार्ज खुद ब खुद फ्लो कर जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के कारण, ठीक है, बाय इटसेल्फ। तो वहां पर वर्क खुद ब खुद होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के द्वारा वर्क होता है। तो ये क्लोज लूप में नेट वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल इज इक्वल टू net work done by the electrostatic forces for the flow of charge during the flow of charge from higher to lower potential across the resistor। इस तरह से हम देखते हैं कि sum of all potential differences जो टोटल वर्क डन किया गया है चार्ज को लो से हाई पोटेंशियल तक ले जाने में, वो वर्क जो है वो एनर्जी जो है हमें हाई टू लो पोटेंशियल जब चार्ज खुद ब खुद अक्रॉस द रेसिस्टर मूव करता है, फ्लो करता है, तो अपने आप मिल जाती है। एंड वन राउंड ट्रिप में नेट वर्क डन जो होगा वो जीरो होगा। अगर हम चार्ज को लो से हाई पोटेंशियल तक ले जाने के दरमियान किए गए वर्क डन को पॉजिटिव लें तो एग्जैक्टली उतना ही वर्क डन जो है चार्ज जब फ्लो होता है हाई टू लो पोटेंशियल की ओर, तो उतना वर्क डन खुद ब खुद क्लियर मैनिफेस्ट होता है किसी न किसी रूप में। जैसे रेसिस्टर से होकर के अगर करंट का फ्लो हो रहा है ऑटोमेटिक हाई टू लो पोटेंशियल, अक्रॉस द रेसिस्टर हीट प्रोड्यूस होगी, लाइट के फॉर्म में एनर्जी निकल सकती है, कुछ किसी और फॉर्म में भी एनर्जी जो है लिबरेट हो सकती है। तो एक तरफ से देखो तो सम ऑफ ऑल पोटेंशियल एनर्जी, सम ऑफ द चेंज इन ऑल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या हुआ, जीरो हुआ। और यहाँ पर जो नेट वर्क डन है
दैट इज इक्वल टू 0 इन वन राउंड ट्रिप। ये बात वैसी हो गई जैसे कि एक पेन जैसे यहाँ रखा हुआ टेबल पर, इसको हमने उठाया एक सर्टेन हाइट पर तो हमें वर्क करना पड़ा, लेकिन जब इसको हमने रिलीज कर दिया तो मान लो कि हमने 10 जूल का वर्क किया था यहाँ लाने में, तो जब रिलीज होकर ये वापस ओरिजिनल अपने एक्चुअल ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया तो उतनी ही एनर्जी लिबरेट होती है यहाँ पर, उतना ही वर्क जो है ग्रेविटी के द्वारा किया जाता है। तो नीचे से ऊपर लिफ्ट करने में ग्रेविटी के फोर्स जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है उसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ा, और जब इसे रिलीज किया तो वर्क बाय द ग्रेविटी किया गया एग्जैक्टली सेम अमाउंट का। तो ऊपर उठाने में जो पोटेंशियल इंक्रीज हुई थी ठीक उतनी ही पोटेंशियल डिक्रीज हो जाती है। जो चेंज इन पोटेंशियल ऊपर उठाते वक्त अगर पॉजिटिव थी, डेल्टा भी अगर पॉजिटिव था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो डिक्रीज इन पोटेंशियल ऊपर से नीचे गिरते वक्त जो होगा वो डेल्टा भी नेगेटिव हो जाएगा। द सम ऑफ द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन दिस वन कंप्लीट राउंड ट्रिप जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक वैसी ही घटना इलेक्ट्रिक नेटवर्क में सर्किट में घटती है। किसी क्लोज राउंड में, किसी क्लोज सर्किट में जब कोई चार्ज फ्लो कर रहा होता है तो जहां भी लो से हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ओर करंट का फ्लो होता है तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, और जब चार्ज जो है हाई टू लो पोटेंशियल रेसिस्टर से होकर के फ्लो कर जाता है तो एनर्जी खुद ब खुद लिबरेट होती है, और टोटल एनर्जी जो है वो वन राउंड ट्रिप में 0 होती है। जितना वर्क किया गया था चार्ज को लो से हाई पोटेंशियल तक ले जाने में एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है अक्रॉस द रेसिस्टर जो है लिबरेट होती है either in the form of heat, light or in some other form। तो इस तरह से टोटल एनर्जी जो है कंजर्व है, और दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इस पर बेस्ड जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो जानेंगे कि किस तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं, कैसे इक्वेशंस वगैरह बनाते हैं। वैसे तो इक्वेशन फ्रेम करना सिखा दिया, लेकिन जब तक कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे तब तक आप खुद से नहीं कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। थैंक यू।